सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एग्जाम में काफी बार इस मॉडल को पूछा जाता है। वाटरफॉल और प्रोटोटाइप उतना नहीं अगर पूछा जाता है तो स्पाइरल काफी बार पूछा जाता है। तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली आप यही पूरा खेल है। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पाइरल मतलब क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे। हम बचपन में खेलते थे ना ये गेम कि यहाँ से ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे, फिर यहाँ पे आके निकलते थे। तो यही कुछ ऐसा ही है कि स्पाइरल मॉडल भी है। तो स्पाइरल मॉडल में सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, यानी कि पहले नंबर यहाँ पे होता है रिस्क एनालिसिस होती है। ठीक, पहले नंबर पे रिस्क एनालिसिस वगैरह की चीज़ें होती हैं। जो भी आपको डेवलपमेंट करनी है, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, उसकी सभी एनालिसिस वगैरह कर ली जाती है। क्या रिस्क वगैरह होने वाले हैं, क्या चीज़ें आगे प्रॉब्लम आने वाली हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस कर ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट फेज इसमें आता है कि डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे डेवलपमेंट यानी कि आपकी कोडिंग वगैरह की जाती हैं। जो कोड वगैरह पार्ट होता है, जो डेवलपर वगैरह होते हैं वो कोड वगैरह करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद टेस्टिंग की टीम होती है, टेस्टिंग वगैरह सभी चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। ठीक, और यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, कोड, इंटीग्रेशन, टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, रिलीज़, प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन। अब रिलीज़ यानी कि यहाँ पे रिलीज़ के लिए लाया जाता है। अगर यहाँ पे रिलीज पे लाया जाता है और यहाँ पे रिव्यू भी लिया जाता है, अगर सभी चीज़ें सही होती हैं, यहाँ पे गौर करिएगा, अगर सभी चीज़ें सही होती हैं, सॉफ्टवेयर एकदम बन के रेडी है, टेस्ट होकर रेडी है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं कराने हैं, तो यहीं पर उसे रिलीज कर दिया जाता है। प्ले स्टोर वगैरह जहाँ भी डिप्लॉय करना वहाँ कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस अगर उस सॉफ्टवेयर में करने हैं तो फिर आगे बढ़ जाता है। फिर डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, फिर यहाँ पर रिस्क एनालिसिस, फिर ये। तो यही स्पाइरल मॉडल में है कि ये मॉडल ऐसे आया, रिस्क एनालिसिस हुआ यहाँ पे, फिर अब देखो ये ये से चार ब्लॉक बना है। ठीक है, अब मॉडल आपका यहाँ से देखो चला, ये रिस्क एनालिसिस चला, फिर यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में आया, डेवलपमेंट टेस्टिंग हुई, फिर यहाँ पे रिलीज के लिए गया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहीं रिलीज हो जाएगा, लेकिन अगर फिर कोई आती है फिर ऐसे चलेगा, फिर रिस्क एनालिसिस और डेवलपमेंट टेस्टिंग होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर देखा रिव्यू वगैरह लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि अरे कोई चेंजेस करना है नहीं करना, अगर फिर चेंजेस करने हैं फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर अगर कुछ नहीं रहेगा फिर यहीं रुक जाएगा, फिर वो आपका डिप्लॉय हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बस यही आपका स्पाइरल मॉडल होता है। स्पाइरल मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, इटरेशन इसका ऐसे ऐसे होता रहता है, इसलिए इसका स्पाइरल मॉडल नाम दिया गया। देखो ऐसे बना है ना, यही है आपका स्पाइरल मॉडल। ओके, अब देखिए स्पाइरल मॉडल की कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें जो लिखी हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो द स्पाइरल मॉडल कंबाइंस द आइडिया ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट विद द सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। तो बेसिकली ये कंबाइंड आइडिया ऑफ जो आइटरेटिव डेवलपमेंट था ना, उसके ही मॉडल को इसमें कंबाइन कर दिया गया है। आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि हम रिवर्स चले जाते थे जिस पे जाना रहता था। ठीक है, तो उसी आइडिया को लेकर इसको, जिसे आइटरेटिव में दिखाता हूँ आपको, ये देखो आइटरेटिव ही है, जिसमें क्या था, पीछे जा रहे हैं ना हम लोग, तो इसी को पीछे ले जाके वो ऐसे ऐसे कर दिया है, ऐसे 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 स्पाइरल में कर दिया है, तो स्पाइरल मॉडल हो गया। स्पाइरल मॉडल के जो 4 फेजेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपको लिखने होते हैं। अगर आगे स्पाइरल मॉडल के बारे में लिखने के लिए तो पहला प्लानिंग फेज लिखना होता है, फिर रिस्क एनालिसिस फेज लिखना होता है, फिर डेवलपमेंट टेस्टिंग फेज लिखना होता है, फिर प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन। तो प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होता है कि वही नेक्स्ट आइटरेशन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी, यानी कि अब यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ, कोई रिव्यू वगैरह आई उसमें चेंजेस करने की, तो नेक्स्ट आइटरेशन की प्लानिंग की जाती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने तो आपको एसडीएलसी में बताया था ना कि आप बस ये उतना बारे में पढ़ लीजिए, आगे आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी। तो वही लिखना है, प्लानिंग फेज में वही लिखना है कैसे प्लानिंग करते हैं, रिस्क एनालिसिस में वही लिखना है, डेवलपमेंट टेस्टिंग फेज में वही लिखना है, फिर प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन, रिव्यू वगैरह आने के बाद जो आगे की प्लानिंग होती है डेवलपमेंट की वो करनी होती है। आई होप कि आपको स्पाइरल मॉडल समझ में आ गया होगा। व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतने मॉडल मैंने बताए, पीछे वाले वाटरफॉल में तो बताया कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, फिर प्रोटोटाइप मैंने बता दिया कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है उसमें, वैसे टाइप के लिए, बिग प्रोजेक्ट के लिए नहीं प्रोटोटाइप को, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उसको चलो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पाइरल मॉडल की अगर बात करें तो कब यूज करते हैं, तो व्हेन डिलीवरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी अगर डिलीवर वगैरह करनी हो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर की तो वहाँ पे करते हैं। व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ लार्ज, जब प्रोजेक्ट आपका लार्ज हो वहाँ पे हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं।
व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, जब रिक्वायरमेंट यूजर की अनक्लियर हो तो वहाँ पे करते हैं। जैसे कि अनक्लियर अगर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट करते जाएंगे, ऐप बना के उसको दे देंगे, और फिर वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें चेंजेस वगैरह करनी है फिर वहाँ पे जाती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं, स्पाइरल ऐसे 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 फिर होने लगता है, डेवलपमेंट बढ़ने लगती है। ठीक, तो वहाँ पे करते हैं। फिर व्हेन चेंजेस मे रिक्वायर्ड एट एनी टाइम, अब देखो यहाँ पे चेंजेस अगर यहाँ पे देखो चेंजेस अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर आगे बढ़ जाएगा, एक बार और ऐसे घूम लेगा, तो वहाँ पे चेंजेस वगैरह आसानी से आती हैं। फिर लार्ज एंड हाई बजट प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट आपका बड़ा हो, छोटे प्रोजेक्ट में तो ये यार नहीं अच्छा है, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका कॉस्टली हो जाएगा। और फिर हाई बजट प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज़्यादा हो कि यार इतनी टीम लगी रहेगी, जब आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं एक बार और पूरे फेज़ में एक बार और रन करो, मुझे एक बार और चेंजेस चाहिए, तो टीम फ्री में थोड़ी ना करेगी, तो वहाँ पे वो पैसा लगेगा हर फेज़ में। तो इसीलिए प्रोजेक्ट का जब बजट ज़्यादा हो, जब प्रोजेक्ट आपका बड़ा हो, तो वहाँ पे ही स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। अब स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो एडवांटेज में सबसे पहले नंबर पे हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, यहाँ पर रिस्क एनालिसिस बहुत तगड़ी की जाती है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी रिस्क जो एनालिसिस होती है वो तगड़ी की जाती है इसमें। दूसरे नंबर पे यूज़फुल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, जो भी बहुत बड़े लेवल के, जो लार्ज लेवल के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ही स्पाइरल मॉडल का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज में कैन बी कॉस्टली मॉडल टू यूज, कॉस्टली है ही क्योंकि यार बार बार घूमना पड़ रहा है इसमें, तो डेवलपर टीम है, बहुत सारे लोग हैं, पैसा तो लेंगे ही काम करने के लिए, तो यहाँ पे ये कॉस्टली होता है। रिस्क एनालिसिस नीडेड हाईली पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज, देखो अब रिस्क एनालिसिस कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता है कि जो नॉर्मल सा हो, जिसे एक्सपीरियंस 6 महीने साल भर की हो, नहीं, उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ वाले लोग होते हैं जो रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो रिस्क एनालिसिस अगर एक्सपर्टीज़ लोग कर रहे हैं तो उनके चार्ज जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक, तो यही है डिसएडवांटेज कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलने पॉसिबल नहीं होते हैं जिनको रिस्क एनालिसिस करने में पूरी मास्टरी हो या एक्सपर्टाइज हो, ऐसे लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। ठीक, ये डिसएडवांटेज है। फिर डजेंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, जैसा कि स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से वर्क नहीं करता है, उसके लिए सूटेबल नहीं है।